अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद आलमगीर। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग बाबर आजम की सेंचुरी के बारे में, जो कि उन्होंने एक तगड़ा 100 लगा दिया है पीएसएल के मैच में। और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। वो लोग जो बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से, या जिनका घर का चूल्हा बाबर आजम को गाली दे के चलता था, वो तो भाई मातम कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, पीट रहे होंगे अपने आप को। और बाबर आजम ने क्या सेंचुरी स्कोर 100 ऑफ 52 बॉल्स, एक डॉट बॉल थी जिसके अंदर, और 192 का स्ट्राइक रेट था। 4 छक्के मारे और 6 चौके मारे। 192 का स्ट्राइक रेट, क्या खूबसूरत बैटिंग की है बाबर आजम ने। अगर ओवरऑल पिशावर दल में की बात करें तो मोहम्मद हारिस ने स्टार्ट अच्छा किया था, 6 बॉल्स पे 16 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका लगाया। थोड़ा सा वो हाईली रिस्क गेम खेलते हैं जिसकी वजह से वो अर्ली आउट हो गए। उसके बाद कुशाल मेंडिस और बाबर आजम ने क्या पार्टनरशिप बिल्ड की है। कुशाल मेंडिस की तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये बंदा खाता क्या है। ये हर मैच में रन कर रहा है, हर मैच में रन कर रहा है, पता नहीं ये किस बात का इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। और इसके बैट से रन नहीं रुक रहे। 83 ऑफ जस्ट 44 बॉल, 10 चौके लगाए और 3 छक्के मारे। और क्या खूबसूरत इनिंग बिल्ड की है बाबर आजम के साथ। कुशाल मेंडिस ने जब चार्ज करना शुरू किया तो बाबर आजम ने अपनी इनिंग को थोड़ा सा कह लो कि रना बॉल पे आगे, लेकिन डॉट बॉल नहीं खेले। डॉट बॉल पूरी इनिंग में सिर्फ एक डॉट बॉल है। जब कुशाल मेंडिस ने चार्ज करना शुरू किया तो बाबर आजम ने मैक्सिमम स्ट्राइक रेट कुशाल मेंडिस को ही दिया, क्योंकि वो हाईली रिस्क गेम खेल रहे थे। तकरीबन वो भी 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। और उसके साथ साथ बाबर आजम ने भी चार्ज करना शुरू किया। लेकिन जैसे कुशाल मेंडिस की विकेट गिरी है, फिर बाबर आजम ने पूरी गेम का जो कंट्रोल था वो खुद संभाला और अग्रेसिव बैटिंग की, बॉलर्स को चार्ज किया, एक ही ओवर में 2-2 छक्के लगाए। और क्या खूबसूरत बैटिंग की है उन्होंने। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि जो हमारे नेशनल टीम के कोच है माइक हसन साहब, वो तो उनको तो ऑलराउंडर्स पसंद है। वो तो बाबर आजम को भी ऑलराउंडर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाबर की बॉलिंग तो थोड़ी बहुत देखी हुई थी, क्योंकि टेस्ट में बाबर आजम ने 1-2 ओवर करवाए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि बाबर आजम बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर रहे थे, क्यों ना अब इससे विकेट कीपिंग भी करवा ले। क्योंकि बैटिंग तो वो करवाना नहीं चाह रहे थे, वो बाबर आजम को एक स्लोगर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बाबर आजम है नहीं, वो एक क्लासिकल बैटर है। आप पाकिस्तान नेशनल टीम की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई, वो उठा के देख ले। उनमें बाबर आजम को जस्ट वो छक्के मारने की ही प्रैक्टिस करवा रहे थे, जबकि बाबर आजम जोर लगा रहा था, लेकिन जोर लगाने के बाद वो अपना बैलेंस ही स्टेबल नहीं कर पा रहा था। और मुझे तो नहीं समझ आई कि बाबर आजम के साथ इतना जुल्म इन्होंने क्यों किया है। क्योंकि एक बैटर जो है वो क्लासिकल बैटर है, वो आपको एक ओवर में 2 बाउंड्रीज लेके दे रहा है। अगर उसी ओवर के अंदर 2-3 सिंगल बन जाए तो आपके 10-11 रन तो यूं ही बन जाते हैं। पीएसएल के स्टार्ट से ही पिशावर ज़ल्मी के कोच मिसबाह उल हक ने ये बात क्लियर कर दी थी कि हमने बाबर आजम को फ्री हैंड दे दी है। बाबर आजम से बोल दिया है कि भाई आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, आप जिस तरह खेलते आए हो उसी तरह ही आपने खेलनी है। आप अपनी मर्जी से खेलो, जैसे मर्जी खेलो, रन्स करने हैं आपने। जब से बाबर आजम इस पीएसएल में खेलना शुरू हुए हैं, हमें पुराने वाला बाबर आजम नजर आ रहा है, जो कि रना बॉल भी खेलता है, स्ट्राइक रोटेट भी करता है, और जब अग्रेसिव क्रिकेट की जरूरत होती है तो अग्रेसिव भी खेलता है। तो अब हेटर्स के मुंह पे पड़ गया है जूता। और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, मुझे लग रहा है कि ये जो टाइटल है ये पेशावर ज़ल्मी के पास ही जाएगा। और जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन सेट है, बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। इनके पास कुशाल मेंडिस फॉर्म में है, बाबर आजम फॉर्म में, अब्दुल समद है इनके पास, इफ्तिखार अहमद फॉर्म में है, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। मोहम्मद बासित लड़का है इनके पास, इसने 3 आउट किए इस मैच में भी, और पिछले मैच में भी उसने 4 आउट किए थे। सुफियान मुकीम फॉर्म में है, वो भी हर मैच में 3-3 आउट कर ही जा रहा है। इस मैच में उसने 1 आउट किया है। अली रजा इनके पास है, अली रजा ने 3 आउट किए हैं। इस दफा पिशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो फुल बैलेंस टीम है, बैटिंग के लिहाज से भी, बॉलिंग के लिहाज से भी। तो जितने भी प्लेयर्स इनके पास स्क्वाड में है वो सारे फॉर्म में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी तो शाहनवाज धानी को चांस नहीं मिला, मुझे लगता है कि अगर उसको चांस मिला तो उसने भी अपनी परफॉर्मेंसेस देनी है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग में तो कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। 137 पे ऑल आउट हो गए और 118 रन के मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी ने फेंट दिया है कोयटा ग्लैडिएटर को। पेशावर ज़ल्मी ने ऑलरेडी क्वालिफाई तो कर लिया हुआ है, पॉइंट्स टेबल पे ये टॉप पे है, 15 पॉइंट इस टीम के हो गए। और इस दफा इनका जो नेट रन रेट चल रहा है वो 2.9 चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है इस सीजन के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो आप सबने मोहम्मद रिजवान को रुला दिया ना बेचारे को। और मुझे पता है वो बंदा बहुत तगड़ा है, मेंटली तौर पे वो बहुत तगड़ा बंदा है। और मोहम्मद रिजवान को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज से प्रूव किया हुआ है कि वो किस क्वालिटी के वो बैटर। ठीक है, हर बैटर के ऊपर एक बैड पैच आता है, वही मोहम्मद रिजवान के ऊपर आया हुआ है, और वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। पिंडी की टीम भी और उनकी बैटिंग भी। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को जैसे ही पीएसएल खत्म होगा वो डोमेस्टिक में जाएंगे और अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करेंगे, और नेक्स्ट पीएसएल के अंदर वो आपको एक डिफरेंट प्लेयर नजर आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान ने ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची के अंदर, जब वो कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता। उसके बाद से लेके मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंसेस थी वो स्काई रॉकेट कर गई थी, कोई भी बैटर उसको बीट नहीं कर पा रहा था।